Hello everyone, welcome back again in our lockdown series in this lockdown time। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला ही था कि यहाँ पर सबसे पहले आपको 9 AM की क्लास मिलेगी और वो रहेगी आपकी थ्योरी की क्लास। फिर हम लोग 2 PM क्लास करेंगे और 2 PM में इसी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएंगे आपके, और ये बेसिकली पास्ट ईयर के ही क्वेश्चन रहेंगे ताकि आपको एक कंफर्टेबिलिटी मेंटेन होती जाए। इसके अलावा हम लोग 4 PM पे 4 PM पे हम लोग बात करेंगे हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज के बारे में, और ये करंट अफेयर्स ऑब्वियसली केवल और केवल 2019 और 2020 एग्जामिनेशन के लिए ही मतलब एप्लीकेबल होगा। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट डिटेल, जहां पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको ये टेलीग्राम लिंक आपको ज्वाइन कर लेनी है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा मटेरियल, ये सारी पीपीटी जो है आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। ये सारी पीपीटी आपको ग्रुप में ही दे दी जाएंगी, और अगर आपको कोई अदर डाउट होता है देन यू कैन ऑब्वियसली आस्क फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट डिटेल्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिटेल, दैट इज इकोनॉमिक्स थ्योरी क्लास। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन, दीज आर आवर अवेलेबल कोर्सेज, जहां पर प्रीलिम्स के लिए कुछ स्पेशल सीरीज हम लोगों ने बना के रखी हुई हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज है, फिर इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर बात किया गया है। इसके अलावा सीसैट की भी सीरीज ऑन हो रखी है, और यहां पर भी आप जाकर के सीसैट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। इन सब चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगी, तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देयर यू विल फाइंड ऑल दिस डिटेल्स। इसके अलावा मेंस की स्पेशल क्लासेस भी हमारे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट हमारी बनी पड़ी है। ज्योग्राफी ऑप्शनल ये इसमें हमारा अभी फिलहाल प्रिपेयर हो रखा है, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जो होती है हमारी टेस्ट सीरीज भी फिलहाल लॉन्च हो गई है, तो जितने लोग भी जो लोग भी ज्योग्राफी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं दे कैन परचेज इट। बाकी जीएस के मेंस टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं, 14 टेस्ट होंगे जिसमें, एंड दिस इज फॉर दिस थिंग। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में छोड़ा था, जिसका नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे होंगे नेशनल इनकम, यानी कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली। क्लियर? लास्ट क्लास में हम लोग देखा ही था मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीजो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बात करेंगे कि है आखिर में क्या। तो इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू एंश्योर आउटपुट ऑफ ए कंट्री। तो कंट्री के आउटपुट को हम लोग देख रहे होते हैं कि आखिर में क्या है। इसमें कुछ मेजरमेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे सबसे पहली होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू थिंग्स, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ये दो तरीके होते हैं। क्या डिफरेंस होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। फिलहाल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। इट इज वैल्यू, जैसे क्या होता है ये समझ लीजिए कि डेटा, या फिर कह सकते हैं दिस इज मैथ्स बेस्ड, मैथमेटिकल बेसिस पे ये होती है कैलकुलेशन इसकी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो जितनी भी चीजें उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि उसकी संख्या बढ़ी है या घटी है या क्या हुई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के फॉर्मेट में। अगर वो बढ़ रहा होता है तो ग्रोथ हो रही है, अगर घट रहा होता है तो डिक्लाइन हो रहा है, उसकी मतलब कि डाउनफॉल होना शुरू हो गया है। अगला होता है, उसको बोलता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम का मतलब कंट्री के बाउंड्री के अंदर में, कंट्री के टेरिटरी या कंट्री के बाउंड्री के अंदर में जितना भी लोग हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं या जितने भी लोग हैं, उन सब की इनकम को आप जोड़ दीजिए, इनकम को आप ऐड कर लीजिए, और वही जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी, उसी टोटल वैल्यू को बोला जाता है क्या? नेशनल इनकम। क्लियर हो गया? अभी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना वगैरह हम लोग सब सीखेंगे, क्या चीज होती है, कैसे होती है। तो नेशनल इनकम मतलब कि इंडिया के अंदर में, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो जितने भी लोग हैं सबको जोड़ दिया जाएगा और उसकी वैल्यू को बता दिया जाएगा कि नेशनल इनकम है। तो इट इज द एग्रीगेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल इनकम्स अर्न्ड बाय इंडिविजुअल एंड एंटरप्राइज। दिस इज इंपॉर्टेंट, एंटरप्राइज भी होती है, जैसे कोई इंडस्ट्री वगैरह है या कोई कंपनी वगैरह है, उसकी वैल्यू को जोड़ दिया जाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, अब देखिए हमारे इस पूरे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में या जितने भी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में दो टर्म आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। एक होता है जिसको बोला जाता है ग्रॉस, और दूसरा बोला जाएगा जिसको बोला जाएगा नेट। ठीक है? ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है पूरा, पूरा पूरा मतलब सब कुछ। और नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है काट कर पूरा, काट कर पूरा। अब ये क्या चीज है? ग्रॉस का मतलब ये हो गया, जैसे आपने क्या है, एक कार खरीद ली, 2 लाख की कार खरीदी आपने, ठीक है।
अब अगले साल जब आपको पूछा गया कितने की कार है, 2 लाख की खरीदे थे, 2 लाख का है, तो आपने क्या है वैल्यू को यहां पर क्या बताया, जो पूरी वैल्यू है वो बताई। नेट का मतलब होता है जब आप जो कार आपने 2 करोड़ में 2 लाख में खरीदी थी, दिस इज 2 लाख, 2 लाख में आपने खरीदी थी, अगले साल आप बोलेंगे कहेंगे क्या 2 लाख है, नहीं, इसका दाम गिर गया है 170 है खाली। क्यों 170 है, क्योंकि भाई पुराना हो गया है। अब पुराना कभी किसी चीज को आप कब बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नया नया मोबाइल खरीदा और आप इसको 6 महीने साल भर तक बोलेंगे अभी नया है। पुराना कब होता है, ये देखिए 2 महीने में भी पुराना हो सकता है, 6 महीने में भी पुराना हो सकता है और 1 साल बाद भी पुराना हो सकता है। जैसे ही ये मोबाइल गिरा और इसकी स्क्रीन ब्रेक हुई, वैसे ही तुरंत ये मोबाइल हो गया पुराना। बोलते हैं ना आप लोग, रेगुलर लाइफ की चीज बता रहा हूं, तुरंत ये मोबाइल हो जाता है पुराना। क्यों पुराना हो जाता है, क्योंकि अब आप इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। जाएंगे आप अपना स्क्रीन चेंज कराएंगे, फिर उसमें बाकी भी सभी चीजें करेंगे, लेकिन आपका ये जो मोबाइल था, जो प्यार आपका पहले वाले नए मोबाइल के साथ था, वो अब पुराने वाले मोबाइल के साथ नहीं रहेगा। अब आप कहेंगे क्या, नया चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब इसमें आपने मेंटेनेंस कॉस्ट लगा दिया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या गिर गई, और वही गिरना क्या हुआ, नेट कहलाता है। मतलब काट कर पूरा, मतलब कि यहां पर आपने मेंटेनेंस कॉस्ट घटा दी, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इकोनॉमिक्स में इसको बुलाता है डेप्रीसिएशन। ठीक है, जो भी इसका लॉस हो रहा है, जो भी इस चीजें खत्म हो रही है उसका मतलब पुराने की कॉस्ट आपने जो भी बनाई है वो वैल्यू हो जाती है नेट। तो ग्रॉस और नेट में अंतर समझ में आ गया। तो ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, पार्ट ऑफ आवर फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइज ऑफ कैपिटल गुड। तो सब चीज मिला के बोला जाता है उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला जाता है। आगे बात करें तो दूसरा देखिए नेट इन्वेस्टमेंट। नेट क्या हो गया, जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन जब घटा देंगे तो क्या निकल जाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट, जैसे काट करके पूरा, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। डेप्रिसिएशन क्या होती है, यही पुराने की वैल्यू, पुराना जो भी आपने मेंटेनेंस में कॉस्ट में लगाया, जो भी आपने मेंटेनेंस में वैल्यू डाली है उसी को बुलाएगा डेप्रिसिएशन। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट रेगुलर वियर एंड टियर, जो भी टूटा फूटा है ऑफ कैपिटल या सब्सट्रैक्शन इज मेड टू द क्रॉस इन्वेस्टमेंट। जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आप घटा देंगे तो उसको बोल दिया जाएगा क्या, डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया। अगला आता है जिसको बुलाता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में बोलते हैं। अब जीडीपी क्या चीज होती है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आपका बेसिक इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा एडवांस इकोनॉमिक्स में ट्रांसफर होना शुरू होगा। तो अब ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन भी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखिए जीडीपी का मतलब हो गया इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू। अब जरा ध्यान से, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैं उसको लिखते रह रहा हूं, ये होती है मार्केट वैल्यू। क्लियर, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी कि यहां पर जो चीज ली जा रही है वो ली जा रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर, इसके बाद यार है प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिक बाउंड्री। तो ये क्या है, विद इन ज्योग्राफिक बाउंड्री। क्लियर, ऑफ अ कंट्री, किसी ना किसी एक कंट्री का हो गया ऑब्वियसली, तो इसमें कुछ बात ही नहीं है। स्पेसिफाइड टाइम के लिए, तो मतलब इसके पास जो है स्पेसिफाइड टाइम रहेगा, मतलब टाइम जो है वो निर्धारित रहेगा। नॉर्मली ये ईयर होता है, तो खैर चलिए। अब जैसे मान लीजिए कुछ छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू लेकर के घूमना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हम लोग इंडिया में हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में माइक्रोमैक्स एक ब्रांड है, आप लोग जानते ही होंगे, इंडियन है, एचसीएल के द्वारा बनाया गया था। तो माइक्रोमैक्स इसने क्या किया, मोबाइल वगैरह बनाना शुरू कर दिया। मोबाइल बनाया, मोबाइल को खरीदने वाले 2 लोग हैं, एक चिंटू, ठीक है, एक चिंटू है जो मोबाइल खरीद रहा है, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। दूसरा है जो है कुछ बढ़िया नाम ले लेते हैं, इंटरप्राइज, या कह लेते हैं राकेश इंटरप्राइज। ठीक है, ये क्या है, मोबाइल शॉप है, इनकी मोबाइल शॉप है। इन्होंने क्या किया, मोबाइल को परचेज किया माइक्रोमैक्स से। ठीक है, इन्होंने मोबाइल को परचेज किया और परचेज करके अपनी स्टॉक्स बना ली। स्टॉक्स मतलब कि पूरा मोबाइल का सेट बना लिया। अब ये अपना पर्सनल यूज कर लिए, तो इनका क्या बन गया, फाइनल हो गया। लेकिन इनका क्या फाइनल हुआ, क्या नहीं। अब इनके पास में चिंटू भी जा सकता है या कोई अदर कस्टमर भी जा सकता है, और इनका मोबाइल अब खरीद लिया। तो खरीदने के बाद जितना पैसा ये ट्रांसफर करेगा, जितना पैसा देगा, क्या वो बन गया इनके लिए फाइनल गुड। क्लियर, तो बेसिकली ये हमारे राकेश एंटरप्राइज ये दे रहे हैं सर्विस, और यहां पर चिंटू ने जो लिया है वो लिया हुआ है क्या, गुड। क्लियर हो गया। हालांकि दोनों के दोनों माइक्रोमैक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन एक बंदा शॉपकीपर है, शॉप ओनर है, दूसरा बंदा पर्सनल यूज के लिए ले रहा है। यानी कि इसके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, माइक्रोमैक्स का फोन। इसके लिए फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, माइक्रोमैक्स बेचने के पास मिला हुआ पैसा, ये बन गया इसके लिए फाइनल प्रोडक्ट।
अब देखिए मार्केट वैल्यू, क्या इसने मार्केट वैल्यू पे खरीदा? बिल्कुल मार्केट वैल्यू पे खरीदा। ये कितने मार्केट वैल्यू पे? यस बिल्कुल मार्केट वैल्यू पे। लेकिन दोनों का वैल्यू अलग है, इसने मोबाइल पाया, इसने पैसा पाया, ठीक है। तो यानी यहां पर ये गुड्स कर रहा है, ये सर्विसेज कर रहा है, क्लैरिटी हो गई दोनों में। तो दोनों के दोनों मार्केट वैल्यू पे बात कर रहा है। मार्केट वैल्यू कहने का मतलब अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जानी है तो दी जा चुकी है, अगर कोई टैक्स लगना है तो लग चुका है, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मार्केट वैल्यू। अभी हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे मार्केट वैल्यू क्या होती है, तो उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, बट यहां पर एक क्लैरिटी आ गई होगी क्या चीज है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कोई दिक्कत नहीं है। विद इन ज्योग्राफिक बाउंड्री, यस विद इन इंडिया काम किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफाइड टाइम है, चलिए ठीक है, 2017-18 के इनकम ईयर में या फिर कह लीजिए फाइनेंशियल ईयर में ये बात किया गया, इसको बोला था फाइनेंशियल ईयर FY, ठीक है। तो ये पूरा इस काम में किया गया। तो हम लोगों ने जब इसके किसके माइक्रोमैक्स की वैल्यू को जोड़ेंगे, मतलब यहां पर मान लीजिए 10,000 रुपए में इन्होंने खरीदा है तो क्या बन गया? 10,000 इनका GDP, क्लियर। यहां पर इन्होंने बेचा कितने में? 10,500 मान लीजिए, तो GDP कितना हो गया? 10,000 प्लस 10,500, तो उन्होंने 20,500 रुपए का GDP कंट्रीब्यूट कर लिया, जहां पे 500 रुपए सर्विसेज का और 20,000 रुपए किसका है? माइक्रोमैक्स के फोन का। क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने देखा एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए Xiaomi है, Xiaomi रेडमी फोन आता है ना, तो रेडमी फोन ले लेते हैं। अब ये क्या है? सबको पता है चाइनीज फोन है। अब यही काम मोबाइल बेचने वाला यही किया गया, चिंटू ने ही फोन खरीदा, राकेश ने भी फोन खरीदा, इन्होंने बेचा, इन्होंने ये काम किया। क्या ये GDP में कंट्रीब्यूट होगा? बताइए, होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि चाइना की कंपनी ने, है भले वो चाइना की, लेकिन इंडिया में सेटअप करके रखी है। भुवनेश्वर में इनकी प्लांट है, भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा में इनकी प्लांट है, यहां पर इन्होंने सेटअप किया है, यानी कि कंट्री के टेरिटरी, जियोग्राफिक बाउंड्री के अंदर में इन्होंने काम किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि फॉरेन कंपनी भी जब कंट्री के अंडर में, कंट्री के बाउंड्री के अंडर में आके काम कर रही होती है तो वो चीज GDP में काउंट हो रही होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और चीज ले लेते हैं। मान लीजिए कि राकेश जो एंटरप्राइज वाले हैं, इनके जो भाई साहब है, जो ब्रदर है, ये रहते हैं मान लीजिए दुबई में, ठीक है, वहां से इन्होंने क्या है? डीलिंग विलिंग करके रखी है, पैसा वैसा मंगाते रहते हैं। तो दुबई में अब है तो राकेश भाई के भाई, इन्होंने क्या किया? इनको पैसा ट्रांसफर किया, पैसा ट्रांसफर किया, तो राकेश भाई के पास पैसा आ गया, पैसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब बढ़िया पैसा आ गया। तो ये जो पैसा आता है इसको बोला जाता है फॉरेन, जो भी करेंसी इस तरीके से ट्रांसफर की जाती है फॉरेन के द्वारा, भले इंडियन प्रोडक्ट हो, उसको बोला जाता है रिमिटांस, ठीक है। जो भी फॉरेन से पैसा आता है उसको बोला जाता है रिमिटांस। अब देखिए, क्या ये GDP में काउंट होगा? नहीं। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि ये भाई साहब बैठे हैं दुबई में, ये इंडिया के बाउंड्री के अंदर नहीं है, बाउंड्री के बाहर है, और बाहर से आया हुआ पैसा कभी भी GDP में काउंट नहीं होता है। तो क्लियर हो गया पूरा GDP का मतलब क्या है, कैसे है, क्या चीज है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं जरा, और हम लोग जरा देखते हैं GDP के बाद की क्या चीज है। अब GDP में दो तरीके की चीजें होती हैं, GDP में दो चीजें होती हैं, एक को बोला जाता है नॉमिनल और दूसरे को बोला जाता है रियल। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनते हैं। देखिए 2015, 2016, 2017, 2018, ठीक है, 2019-20 मैं छोड़ रहा हूं, जगह नहीं है। अब देखिए पल्स का दाल का दाम लेके चलते हैं। दाल में क्या हुआ, यहां पर जो बिकती थी 40 रुपीज पर केजी है, यहां पर 50 रुपीज पर केजी है, यहां पर 90 रुपीज पर केजी है, और यहां पर वापस से जो होता है 70 रुपीज पर केजी आ जाती है। क्लियर? अब यहां पर जैसे क्या हुआ कि 40 रुपीज है और इन्होंने बजट बना के रखा हुआ है, बजट बना के रखा हुआ है कितने का? 200 रुपए का। यानी कि यहां पर प्रोडक्शन कितना होगा? 5 केजी होगा। यहां पर प्रोडक्शन कितना होगा? 4 केजी होगा। यहां पर प्रोडक्शन कितना होगा? कितना हो जाएगा? जो भी 20/9 हो जाएगा, जितना भी आ रहा है देख लेते हैं। बाकी यहां पर क्या हो जाएगा? 20/7 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर प्रोडक्शन हो गया इस तरीके से। तो लास्ट ईयर के हिसाब से जब आप देखेंगे, लास्ट ईयर के हिसाब से प्रोडक्शन कितना हुआ? 1 किलो कम हो गया है, 10 रुपए, या फिर कह सकते हैं 10 रुपए बढ़ गया है। तो बेसिकली क्या हुआ, लास्ट ईयर से अगर जीडीपी में क्या होती है? वैल्यू ऐड होती है। कभी भी ये प्रोडक्शन वगैरह नहीं ऐड होता है, कितना हमने जोड़ा घटाया, नहीं, वैल्यू, पैसा, ठीक है। तो 10 रुपए बढ़ गया है, यानी 10 रुपए से जीडीपी इसकी बढ़ गई है लास्ट ईयर से, 15-16 से लास्ट ईयर से ये जो है 10 रुपए बढ़ गया है। ठीक, यहां पर जब आप देखेंगे कितना बढ़ गया, 40 रुपीज बढ़ गई, सॉरी 40 रुपीज बढ़ गई। लेकिन 15 से इसमें कितना बढ़ा है, यहां पर देखेंगे तो 50 रुपीज बढ़ गया है। अब बताइए, ये तो गजब लफड़ा है यार, कि यहां से बात कर रहे हैं, अब किसको जीडीपी में बात करेंगे। तो देखिए, जब भी हम जस्ट लास्ट ईयर मतलब 2016 को जब 2015 से कंपेयर करेंगे, या फिर 2017 को 2016 से कंपेयर करेंगे, तो उसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी। यानी कि 10 रुपए का इंक्रीज या जो 40 रुपए का इंक्रीज हो रहा है, इसको बोला जाएगा नॉमिनल जीडीपी। जहां पर
लास्ट ईयर की वैल्यू ली जाती है। और एक छोटा सा टर्म मैं बोल रहा हूं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यहां पर नहीं ऐड किया जाता है। इन्फ्लेशन जो होता है वो करेक्टेड नहीं होता है क्योंकि लास्ट ईयर से ही जस्ट वैल्यू को कंपेयर कर लिया जाता है। रियल का मतलब क्या होता है, इसके पास होता है एक बेस ईयर। बेस ईयर जैसे कि क्या है, इसी 2015 से ही हमको काउंट करना है, तो 2015 से ही मैं देख रहा हूं कितना बढ़ा कितना घटा क्या हुआ है। तो बेस ईयर से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 50 रुपीज वाला, तो इसको बोलाता है रियल जीडीपी। क्लियर है, तो रियल जीडीपी को हम इस तरीके से काउंट कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो हम लोगों ने ये देखा और उसके बाद ये देखा। बाकी आप जरा आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं और क्लैरिटी आएगी आपको। अब देखिए नॉमिनल जीडीपी पता चली गया कि इट रिफर्स टू द करंट ईयर प्रोडक्शन फॉर फाइनल गुड एंड सर्विसेज नॉट करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन। रियल जीडीपी क्या हो गया, रिफर्स टू द करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी वैल्यू एट बेस ईयर प्राइस। तो बेस ईयर मतलब 2015 वाली प्राइस इस तरीके से क्या होती है, इट इज करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन। करेक्टेड क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम लोग बाद में बात करेंगे क्या चीज है, समझ में आ जाएगा आपको, अभी थोड़ी देर में ही डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर का मतलब होता है कि एक कांस्टेंट ईयर हम लोग मान लेते हैं, जैसे 2015 हमने मान लिया। दिस इज प्योरली सब्जेक्टिव, हमारे मन के ऊपर होता है, कैसे करना है अभी देखते हैं। तो इट इज अ ईयर ऑफ विच जो प्राइसेस आर कांस्टेंट। क्वेश्चन ये होता है कि आप डिसाइड कैसे करते हैं, डिसाइड क्या करते हैं। देखिए इकोनॉमी क्या होती है कंट्री की, वो कई तरीके से बढ़ती है। एक होता है जहां पर बहुत ही रिटार्डेड फेज में चलती है। रिटार्डेड मतलब बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे चलती है। जैसे अगर बात करते हैं 1991 से लेकर के 2000 के बीच में रिटार्डेड थी। वही इसके बाद क्या होता है, एक ड्रास्टिक चेंज आती है। एक ड्रास्टिक चेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़े या वर्ल्ड जो है वो बहुत तेजी से पीछे जाए। और ये हमें देखने को मिला है 2011-12 के बाद। हम लोग आगे बढ़े हैं लेकिन वर्ल्ड बहुत ज्यादा तेजी से पीछे चला गया है, क्योंकि 2008 में डिप्रिसिएशन मतलब 2008 में एक बहुत ही डिजास्टर्स फेज आ गया था, जहां पर वर्ल्ड जो है काफी पीछे चला गया था। तीसरा होता है जहां पर हम लोग स्टैग्नेंट हो जाते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जैसे 2004-5 की इकोनॉमी, ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। हालांकि यहां पर भी जो होता है प्रॉब्लम थी, लेकिन इंडिया में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए स्टैग्नेंट था। अब आप देखिए धीरे धीरे अगर चल रहा है तो ऑब्वियसली आप 1991 को कभी भी 2011 वाले के साथ तो कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे वाले को धीरे धीरे वाले के साथ ही कंपेयर करेंगे। अगर ड्रास्टिक चेंज लिया है तो ड्रास्टिक चेंज वाले को हमेशा ड्रास्टिक चेंज वाले के साथ कंपेयर करेंगे, और स्टैग्नेंट वाले को तो खैर स्टैग्नेंट वाले के साथ ही कंपेयर करेंगे। यानी कि अगर बात किया जाए जैसे 2019 के बारे में, तो देखिए आज की डेट मॉडर्न वर्ल्ड है, और मॉडर्न वर्ल्ड कभी भी 1991 से कंपेयर नहीं होगा या 2004 वाले से कंपेयर नहीं होगा। ये कंपेयर कब होगा, 2011-12 वाले से। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट मॉडर्न फेज में आ गए हैं, तो मोस्ट मॉडर्न फेज में हम लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंट में बातें चल रही हैं कि हमें फिर से इस बेस ईयर को, जो कि बेस ईयर हमारा 2011-12 सब चीज के लिए बना गया है, और क्यों बना हुआ है आप लोग देख ही सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन आ गया, तो हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड से ही कंपेयर कर रहे होते हैं। रिसेंट में अभी रिकमेंडेशन आई है कि बेस ईयर को बढ़ा करके 2017-18 कर देना चाहिए, क्योंकि अगेन जो है दिस इज एआई का फेज, और हम लोग नए फेज में एंटर कर गए हैं, जिसके कारण से हमें नया चीज देखना होगा। तो इसको बोलते हैं बेस ईयर। कैसे डिसाइड करते हैं, दिस इज प्योरली सब्जेक्टिव। बाकी चीजों आपके बारे में पता चली गया है, क्लियर हो गया। इसके बाद आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस क्या होती है। तो हम लोग जरा देखते हैं मार्केट और फैक्टर प्राइस के बारे में, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा क्या चीज है। अब देखिए हमारे पास दो कंसेप्ट है, दिस इज मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, और मैं अपनी तरफ से आपको बोलता हूं एक और प्राइस होती है, इसको बोला था बेसिक प्राइस। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीजें, एक हो गया मार्केट प्राइस, दूसरा हो गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं फैक्टर प्राइस, और तीसरा हो गया जिसको हम लोग बोल रहे हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, दिस इज मार्केट प्राइस। ठीक है, इसको कई बार बीपी से भी बोलते हैं, इसको एफपी से बोलते हैं, और इसको एमपी से बोलते हैं। ठीक है, बेसिक प्राइस का मतलब होता है जहां पर आपने प्रोडक्शन कॉस्ट केवल लगाई है, प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे मान लेते हैं वीट आपने उगाया, तो वीट उगाने के दौरान में जितना भी आपको प्रोडक्शन करने में जितना भी खर्चा पानी आया है वो पूरा का पूरा, तो वीट उगाने में खर्चा, ये आ जाती है आपकी, जिसको बोलते हैं बेसिक प्राइस। बेसिक मतलब कि आपका केवल और केवल बेसिक है, इसमें केवल आपका इनकम जुड़ा हुआ है, मतलब जितनी भी चीजें आपने लगाई है वो हुआ। इस प्रोडक्शन के बाद गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है, सब्सिडीज, और जो सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है उसको हम लोग लेते हैं फैक्टर प्राइस में। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपने बेसिक प्राइस वगैरह लगाई थी उस बेसिक प्राइस में कुछ सब्सिडी ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि फैक्टर प्राइस में से जब आप सब्सिडी को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेसिक प्राइस। क्लियर हो गया, यानी वीट पर कुछ अब सब्सिडी मिल जाएगी, और आम जनता के लिए, हम लोग कंज्यूमर के लिए बात कर रहे हैं पूरा। ठीक है, कंज्यूमर,
तो यहां पर सब्सिडी मिल जाएगी, तो इसका निकल के आ जाएगा फैक्टर प्राइस। अभी टैक्स नहीं जुड़ा है, ठीक है, टैक्स नहीं जुड़ा है, फैक्टर प्राइस आ गई। तीसरा चीज होता है जहां पर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जोड़ देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा क्योंकि गुड्स है तो इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा। जब इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। यानी कि यहां पर क्या होगा कि जो बेसिक प्राइस थी उसमें सब्सिडी को घटा दिया गया है और इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया गया है, और ये निकल के आ गया क्या, मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया दोनों में, तीनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक प्राइस क्या है, फैक्टर प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। तो वीट उगाने में जितना खर्चा पानी आया उसको ये दे दिया गया फार्मर को, फार्मर ने अपना जोड़ जाड़ करके यहाँ पर लगा दिया। सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी गई गवर्नमेंट का, यानी गवर्नमेंट को खर्चा बढ़ गया, गवर्नमेंट यहाँ पर अपने पास से कुछ पैसा दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पैसा निकाल भी रही है इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्मेट में। उस तरीके से गवर्नमेंट की अपनी खुद की कमाई हो जाती है। तो गवर्नमेंट की कमाई के बारे में बात करें तो क्या क्या हो गया, इनकम टैक्स माइनस सब्सिडीज जो दी गई हैं, ठीक है। और हम लोग इसको बात करेंगे फिस्कल मैनेजमेंट वाले टॉपिक में, फिस्कल डेफिसिट या बजट मैनेजमेंट वगैरह वाले टॉपिक में, और वहां पर आपको ये पूरा चीज अगेन फिर से एक बार देखने को मिलेगा, सब्सिडी का टर्म या फिर जितनी भी टैक्स वगैरह सिस्टम है, तो आप लोग वहां पर देखेंगे। तो क्लैरिटी आ गई क्या चीज है, ठीक है। अब अगेन थोड़ा सा एक डिस्कशन अगर किया जाए कैलकुलेशन के बेसिस पे, मान लेते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दी हुई है और आपको इसको चेंज करना है जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट। क्या करेंगे आप, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन, ठीक है, और आपको निकालना है, ये फाइंड करना है। तो आप क्या बोलेंगे कि जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट ये क्या है, या मार्केट प्राइस ये क्या है, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपने बेसिकली क्या किया, केवल और केवल इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा और आपको अल्टीमेटली फैक्टर प्राइस मतलब मार्केट प्राइस मिल गई। सिमिलरली अगर जीडीपी एट फैक्टर प्राइस पूछा होता तो आप क्या करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को आप घटा दिए होते और अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाता, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। क्लियर हो गया। तो दिस इज थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या चीजें कैसे हो रही है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फैक्टर प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, अब ये क्या चीज है। तो देखिए हमारे इकोनॉमी में बेसिकली तीन चीजों की दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तीन चीजें चाहिए होती है किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज है, इसको बोला जाता है क्या, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर और कैपिटल। इसके अलावा एक और फैक्टर आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप एंटरप्राइज, मतलब कि कोई एक कंपनी, दिस इज एनी कंपनी। क्लियर। लैंड का मतलब कोई एक जमीन होना चाहिए ना जहां पर आप कोई भी काम करेंगे, चाहे आपको गुड्स का प्रोडक्शन करना हो, चाहे आपको सर्विसेज देनी हो, सीधी सी बात है आपको लैंड चाहिए ही चाहिए। अब लैंड को देने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप परचेज कर लीजिए लैंड को, या दूसरा होता है लीज पे रखने के लिए। मार्केट में ऑब्वियसली क्या है, मिनिमम से मिनिमम आपको कॉस्ट देनी होती है, इसलिए आप करते क्या है, लीज पे इसको रख लेते हैं। इससे होता क्या है कि आपको एक छोटी सी अमाउंट देनी होती है और मैक्सिमम अमाउंट जो होती है आप बचा लेते हैं, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस पे वो सारा अमाउंट लगा देते हैं। दूसरा होता है लेबर। ऑब्वियसली आपको चाहिए एक लेबर फोर्स जो कि काम करेगी आपकी कंपनी में, तो लेबर फोर्स की एक जरूरत हो जाती है। लेबर फोर्स के लिए हम लोग देखेंगे आगे लेबर डिपेंडेंसी क्या होती है, फिर उसके बाद टोटल लेबर फोर्स क्या होता है, सब आगे देखेंगे। फिलहाल आप लेबर फोर्स के बारे में समझ सकते हैं कि ये बेसिकली आदमियों का कुछ समूह होगा और जो कि काम कर रहा होगा। क्लियर। एंटरप्राइज मतलब कंपनी होती है, तो इसमें कुछ खास बताने वाली चीज ही नहीं है। जहां पर ये कंपनी बेसिकली क्या है, इनको सैलरी भी प्रोवाइड कर रही होगी और साथ में इनके कुछ बेनिफिट्स वगैरह का भी ख्याल रख रही होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पैसा, कैपिटल। कैपिटल देखिए दो तरीके से काउंट होता है, एक होता है जो प्योर हार्ड करेंसी होती है। हार्ड करेंसी कहने का मतलब हो गया जहां पर लिक्विड करेंसी है। लिक्विड का मतलब क्या हो गया, ये सारा टर्म मैं इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पता चलते रहे लिक्विड क्या होती है, हार्ड करेंसी क्या होती है। इन सब का मतलब होता है नोट या सिक्का, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है या बैंक से आप उठा के लेके आएंगे। तो जो ये नोट और सिक्के होते हैं उन्हीं को बोलते हैं लिक्विड या फिर हार्ड करेंसी। क्लियर हो गया। तो एक तो कैपिटल के फॉर्मेट में हो गया जहां पर आपका पैसा ही आपका कैपिटल बन जाता है। दूसरा होता है जहां पर आपने मशीन्स वगैरह ली हुई हैं, मशीन्स हो गई या लैंड हो गया, ये भी आपका कैपिटल है। इसके अलावा अगर लेबर भी है तो वो भी आपका कैपिटल है। ठीक है। तो कुछ भी एनीथिंग जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसमें भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल कहलाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात किया और यही बेसिक चीज है, बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी इकोनॉमी को स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए, तो आप बोलेंगे हमें तीन चीजें बेसिकली चाहिए, पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल। और इसके बाद भी अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए हमारे एंटरप्राइज या फिर कंपनी। क्लियर हो गया। इसके बाद हमें थोड़ा कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया ही था, जैसे जीडीपी के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो जीडीपी एट अगर फैक्टर कॉस्ट पूछा जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडीज वगैरह हो जाती हैं। ठीक है।
अब देखिए ये चीज क्लियर हो ही गया है कि मार्केट प्राइस, अब जैसे क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर देखिए बात किया ही था, कहाँ बात किया है, अच्छा मिट गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखा हुआ था कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जब हम लेंगे तो हम लोग उसमें क्या है कि जीडीपी एट फैक्टर प्राइस में हम लोग क्या जोड़ देंगे, हम लोग जोड़ देंगे इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? अगर सब्सिडीज को आप घटा देंगे तो बेसिकली क्या मिल रहा है, जैसे सब्सिडी को घटाने के बाद जीडीपी एट जो बेसिक प्राइस है, ठीक है। खैर इसको बेसिक प्राइस या फैक्टर प्राइस एक ही लेकर के चला हुआ है, तो आप लोग चिंता मत करिए, यू कैन इग्नोर दिस टर्म, सब्सिडी वाले टर्म को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो जीडीपी एक कैलकुलेशन पता चल गई क्या हो रही है। दूसरा टर्म होता है, इसको बोला था एनडीपी। एनडीपी तो जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो एनडीपी होता है इसका नाम क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और हम लोगों ने बात किया था कि जीडीपी को एनडीपी में लेकर के आना है, मतलब नेट में लेकर के आना है, तो यानी जीडीपी में से हमें क्या है, मेंटेनेंस वाली कॉस्ट को हटानी पड़ेगी, है ना। यही ना है कि जहां पर यह हो गया पूरा और ये क्या है काट के पूरा, तो आपको बेसिकली काट के मतलब मेंटेनेंस यानी डिप्रिसिएशन अमाउंट आपको हटाना पड़ेगा, तो डिप्रिसिएशन आप हटा देंगे। तो अगर फैक्टर प्राइस है तो फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, डिप्रिसिएशन हटा देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद बात क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की चीज क्या है, अगेन चलो तो यहां पर देख लीजिए। नेशनल इनकम, हालांकि अभी नेशनल इनकम की हम लोग काउंटिंग करेंगे ही करेंगे, तो अभी इसको छोड़ देते हैं और आगे बात करते हैं नेशनल इनकम के बारे में। हम लोग इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस ही करते हैं, तो इसको कुछ खास है नहीं, बात देख लेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो अब देखिए जीएनपी क्या होती है। जीएनपी का मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि केवल और केवल इंडियन प्रोडक्ट, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो फॉरेन में हो, कहीं पर भी हो, तो इसको बुलाया जाएगा जीएनपी। जैसे कि हम लोगों ने जीडीपी वाले में दो कंसेप्ट लिया था, दो एग्जांपल्स लिए थे, एक लिया था हम लोगों ने माइक्रोमैक्स का और दूसरा हम लोगों ने लिया था शियोमी का। माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका काउंट हो जाएगा किसमें, जीएनपी में। शियोमी चाइना की कंपनी, फॉरेन की कंपनी है, जीडीपी में काउंट, जीएनपी में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फॉरेन की कंपनी। और हम लोगों ने बात किया केवल और केवल इंडियन प्रोडक्ट, केवल और केवल नेशनल प्रोडक्ट को ऐड करना होगा। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रेमिटांस को ऐड करना है, क्योंकि वो तो राकेश का भाई था और राकेश का भाई भैया इंडियन ही तो हुआ, कोई फॉरेनर तो है नहीं, इंडियन हुआ, तो रेमिटांस यानी क्या होगा, जीएनपी में ऐड होगा, क्योंकि ये भी एक नेशनल प्रोडक्ट है। यानी कि हम लोग जीएनपी में एक बात कह सकते हैं कि जीडीपी से अगर आपको जीएनपी पे जाना है, जीडीपी से अगर जीएनपी पे आना है, तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या चीज ऐड करना पड़ेगा, नेट फॉरेन वैल्यू, ठीक है, या नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो आपने क्या किया, जीएनपी में घटा दिया, या फिर जीडीपी में आप ऐड कर देंगे, दूसरे साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा ना, तो ऐड हो जाएगा, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको मिल जाएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर हो गया। अब देखिए जीएनपी एट फैक्टर प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब इसको जब कन्वर्ट करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगेन क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें कुछ खास बताने वाली चीज नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस ही कर लिया है। नेट आता है हमारा नेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो एनडीपी एट फैक्टर प्राइस हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग देखते हैं जरा नेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस के बारे में अगर बात करें तो यहां पर बात कर रहा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से जब हम लोग नेट अब्रॉड वाला जो इनकम है वो हम लोग घटा देंगे तो बेसिकली हमें जीडीपी मिल जाएगा। इसमें से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट अब्रॉड जो भी वैल्यू मिल रही है हमें। क्या वही चीज लिखा गया है? क्लियर हो गया। इसके बाद है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम लोगों ने बेसिकली देखा ये एनएनपी मार्केट प्राइस में लिखा है, इसको हम लोग कर देते हैं कन्वर्ट, एनएनपी एट फैक्टर प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए फैक्टर प्राइस में। बाकी यहां पर क्या है, नेट अब्रॉड वाली वैल्यू पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को निकालना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तो खैर इसमें कुछ बात ही नहीं है, तो देखिए एनएनपी को हम लोगों ने यहां पे कन्वर्ट कर दिया, दिस इज द थिंग हियर। क्लियर है।
तो समझ में आ गया क्या चीज है। हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आपसे आ जाते हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इस पूरे कंसेप्ट के बारे में। इसके बाद हमारा एक छोटा सा नोट है जहां पर बात किया गया है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस बराबर जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस जीडीपी में से जीएनपी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हम लोगों ने बात किया ही है। और इनकम अर्न फ्रॉम द अब्रॉड, इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, अब ये वैल्यू इंक्लूड इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन ये उठता है। यहां तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ ठीक है, इसमें तो क्या है, पूरा का पूरा नेशनल जितना भी कंट्री के अंदर में जितना भी प्रोडक्ट है वो सब जोड़ जाड़ देंगे और अल्टीमेटली हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। यहां पर क्या है कि इसमें क्या क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा जो भी आप इंडिया में या इंडिया से जितना आपने एक्सपोर्ट किया और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट कितना आपने किया है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, जितना प्रोडक्ट हम लोगों ने बेच करके फॉरेन मनी कमाया है और जितना हम लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा है उसका एक नेट वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रेड बैलेंस। देखिए यहां पर ट्रेड बैलेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हम लोग बात करेंगे जब हम लोग बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन करेंसी वगैरह डिस्कस करेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं हम लोग, इसके अलावा बाहर से हम लोग लोन मांग सकते हैं जिसको बोला जाता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, ये भी हम लोग बाहर से मंगा सकते हैं या राकेश मंगा सकता है। तो इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन माइनस नेट इनपुट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें से जो भी इंटरेस्ट वगैरह घटाना है वो सब घटा सकते हैं। खैर चलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा आता है जहां पर आप राकेश का भाई जो पैसा भेजा था रेमिटांस के फॉर्मेट में, रेमिटांस, क्लियर है। तो ये तीनों के तीनों अल्टीमेटली क्या है, नेट फॉरेन की अब्रॉड की इनकम है, इनको जोड़ दिया जाता है। अब देखिए अगर ये देखें तो जीडीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी प्लस माइनस जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आ जाती है। यानी कि अगर इसी को उल्टा कर दें तो जीएनपी इज इक्वल्स टू व्हाट, जीडीपी माइनस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन ये वैल्यू क्या होती है कि लगभग कम सी आ जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो इस वजह से ये सारा मैक्सिमम जो होता है ये वैल्यू निगेटिव टर्म में ज्यादा होता है, वैल्यू ज्यादा आती नहीं है। तो इसलिए जनरली, अगेन आई एम इंक्लूडिंग, जनरली जीडीपी जो होती है वो जीएनपी से ज्यादा होती है, ऐसा पाया गया है। दिस इज बीइंग फाउंड हियर, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरली जीडीपी जो होती है वो जीएनपी से ज्यादा होती है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप बताएंगे करेक्ट होती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद निकल के आता है हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब हम लोग जोड़ना सीखेंगे, मतलब नेशनल इनकम को जोड़ना हम लोग सीखेंगे कि नेशनल इनकम को जोड़ा कैसे जाता है। नेशनल इनकम के बारे में मैंने आप लोग को बताया था क्या, नेशनल इनकम का मतलब कि कंट्री के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सब की जितना भी इनकम पाए हैं, जितना भी पैसा पाए हैं, सबको जोड़ देना है, सबको ऐड कर देना है, तो वैल्यू निकल जाएगी नेशनल इनकम। इस इनकम को ऐड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स आर देयर। एक मेथड जिसको बोला जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, जहां पर एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा होता है इसको बोला जाता है इनकम मेथड, जिसको इनकम के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और तीसरा होता है इसको बोला जाता है प्रोडक्शन मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग आउटपुट मेथड। अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या चीज है। तो एक हो गया प्रोडक्ट मेथड, तीसरा हो गया इनकम मेथड। अब जरा इनके बारे में डिटेल देखते हैं। व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड, जैसे मान लीजिए कि इन वैल्यू को नेशनल इनकम अकाउंट करना है, तो आपको क्या है कि इन सबकी इनकम आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपने सबकी इनकम लेकर के आई, सबका आईटीआर देखा, सब लोग बहुत आइडियल हैं, इनकम आईटीआर रिपोर्ट लेकर के आए, सबका इनकम को ऐड किया और इनकम को ऐड करने के बाद आपको पता चल गया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपने जोड़ दिया। लेकिन क्या है कि नेशनल इनकम आपने निकाला, लेकिन क्या है, दिस इज आइडियल केस, है ना, आइडियल केस है, क्योंकि इसमें से क्या है, कुछ चोर होंगे, टैक्स चोर जिनको बोला जाता है, टैक्स चोर होंगे। इसमें से टैक्स चोर लोग क्या करेंगे कि अपना जो इनकम रहेगा वो कम करके बताएंगे। तो इस तरीके से जो नेशनल इनकम है, क्या वो सही निकल के आएगी क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो हमें क्या है, दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड के लिए आप क्या करेंगे, आप खोजेंगे इनकी इनकम आई कहां से है। तो इनकम आई कहां से है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये लोग काम कर रहे होंगे, काम करने में किसी ने इनको सैलरी दिया होगा, तो वो इनकी इनकम बनी होगी। यानी कि जो सैलरी दे रहा है, जो इंटरप्राइज या कंपनी जो भी सैलरी दे रही है, उसका क्या बन गया, सैलरी एक एक्सपेंडिचर बन गया। तो आपने क्या किया, हर एक कंपनी जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है, सब के सब जीएसटी भरते हैं। तो आपने क्या किया, सबका जीएसटी रिटर्न फाइल लेकर के आए, सबका जीएसटी रिटर्न लेकर आए और सबका एक्सपेंडिचर आपने काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद क्या है, आपने
जोड़ जाड़ लिया और अल्टीमेटली आपने नेशनल इनकम निकाल लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर जो होती है वो वही इनकम बन रही होती है, इस तरीके से आपकी चीजें हो रही होती हैं। लेकिन इसमें भी गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि इसमें कुछ लोग होते हैं जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सीधी सी बात है, ये खुद के डिपेंडेंट है, किसी दूसरे के द्वारा तो है नहीं। इसके अलावा जो इनफॉर्मल इकोनॉमी वाले लोग होते हैं उनका भी काम नहीं चला, उनको भी नहीं जोड़ा गया, यानी ये भी गड़बड़ है। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब तीसरा मेथड लेके आएंगे, चाहे वो इनफॉर्मल हो चाहे जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई ना कोई आइटम जरूर खरीद कर लेके आएंगे जिसके बेसिस पे ये लोग अपना जो भी इंडस्ट्री या जो भी प्रोडक्ट जो कुछ भी चला रहे हैं वो चला रहे होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे आइटम के प्रोडक्शन के बेसिस पे, और ये निकल के आ जाता है तीसरा मेथड हमारा, जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन मेथड, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं आउटपुट मेथड, क्योंकि बेसिकली यही चीज खरीद करके तो वो लेकर के आ रहे होंगे। तो तीसरा मेथड हो जाता है प्रोडक्शन मेथड या फिर आउटपुट मेथड। तो ये तीन मेथड हमारे पास हो जाते हैं। तो मेथड आपको क्लियर हो गया, कैसे क्या मेथड जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं, क्या किया जाता है, क्लियर। अब हम लोग जरा डिटेलिंग इसकी करना शुरू कर देते हैं, बाकी आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लिखा गया है क्या चीज है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसके कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड्स दिए गए हैं। जैसे इनकम मेथड जब आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? नेट नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि आपने इनकम कैलकुलेट किया है। तो जब आप नेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाएंगे, नेट नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? क्या करेंगे आप? सारा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, जितना भी हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब हर एक बंदे का आप डोमेस्टिक इनकम जोड़ लेंगे। इनकम आपने जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? जितना भी वैल्यू, क्योंकि नेट है तो आप क्या करेंगे? इनकम के बाद आप देखेंगे कि बाहर से कितना पैसा आ रहा है। तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी तो पैसा आ ही रहा है इसके पास। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ट्रेड करने के बाद में जितना पैसा ये लोग कमा रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू कमाई जा रही है, ठीक है। तो कमाने के बाद कितनी वैल्यू आ रही है, ये भी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपने जोड़ दिया। तो ये आपने टोटल के टोटल इनका इनकम निकाल लिया। तो ये आपने निकाल दिया ग्रॉस इनकम ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन आपको चाहिए क्या? नेट चाहिए। तो नेट में से आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन घटा देंगे, डेप्रिसिएशन, और अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा आपको? नेट नेशनल इनकम। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो नेट नेशनल इनकम ये इनकम मेथड से आपने निकाल लिया। क्लियर हो गया। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में आप क्या निकालेंगे? आप यहां पर पाएंगे नेट नेशनल एक्सपेंडिचर। क्लियर? नेट नेशनल एक्सपेंडिचर जो यहां पर लिखा हुआ है नेट नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहां पर क्या है, आपने क्या किया? सबसे पहले तो वही टोटल एक्सपेंडिचर, तो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर आपने पहले जोड़ा जाड़ा, ठीक है। फिर आपने देखा नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपने ये देख लिया, ये वैल्यू आपने जोड़ जाड़ ली। तो आपने पता चल गया कि क्या है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो रहा है, कितना पैसा हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें से बाकी इंपोर्ट वगैरह आप घटा देंगे, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो कुछ भी करना है वो सब कर लेंगे। तो बेसिकली नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कि जो भी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट निकल के आएगा वो वैल्यू आप जोड़ देंगे। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यही चीज है। तो आपका निकल के आया क्या? ग्रॉस एक्सपेंडिचर। अब इसमें से भी अगेन आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन घटा देंगे, सब्सिडी हटा देंगे, टैक्स वगैरह जोड़ जाड़ लेंगे, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्सपेंडिचर की। तो आपने निकाल लिया नेट नेशनल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तीसरा है जो प्रोडक्शन के बेसिस पे है। तो आपने क्या कर दिया कि आपने यहां पर लिख देता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन निकाला उसको आपने जोड़ लिया। फिर नेट इनकम फ्रॉम ओवरसीज, तो आपने क्या कर लिया? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जोड़ लिया, और आप बाकी आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया। तो इस तरीके से आपका निकल गया क्या? प्रोडक्शन। तो देखिए तीनों के लिए तीनों वैल्यू निकल के आएगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल एक्सपेंडिचर। हालांकि ये तीनों के तीनों कैलकुलेट कर रहा है क्या? नेशनल इनकम। तो मोरलेस वैल्यू सेम होती है बट एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है तीनों में, ठीक है। लेकिन हम लोग ये तीनों मेथड यूज कर रहे होते हैं अपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग को यूज करने में। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग यूज कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर है? तो आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा, मटेरियल पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, आपके लिए सजेशन है। अदरवाइज इकोनॉमिक्स आपको बहुत पहाड़ लगना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज देखिए पूरी प्योरली मैथ्स है, दिस इज प्योरली मैथ्स, और जितना आप कंफर्टेबल मैथ्स में रहेंगे उतना ही कंफर्टेबल आप इकोनॉमिक्स में रहेंगे। इसके बाद वैल्यू आती है हमारी जीडीपी के अलावा एक और चीज होती है जिसको बोला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब जरा देख लेते हैं, जीडीपी में पहले कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी जिसके कारण से जीवीए का कांसेप्ट आया। अब थोड़ा सा कहानी देखते हैं हम लोग 2015 की। अब हम लोग आ जाते हैं 2015 के इकोनॉमिक सर्वे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जीडीपी में क्या होता है कि आपने निकाल लिया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, निकाल लिया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज।
अब आपने क्या है कि जीडीपी को मान लीजिए आप जो होता है मॉनिटर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यार मेरी जीडीपी जो होती है बढ़िया नहीं चल रही है। जैसे क्या है, अभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें लेकर के जाना है, तो हम क्या है देखेंगे कि किस किस सेक्टर में हम लोग पिछड़े हैं। तो हम लोग देखेंगे बेसिकली कि बैकवर्डनेस किस किस सेक्टर में है। तो इस सेक्टर में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल डेटा चाहिए होगा। इंडिविजुअल डेटा चाहिए होगा, मतलब कि मान लीजिए कार बन के आ रही है आपकी, तो आपको कार से पहले देखना पड़ेगा कि चेसिस का दाम कितना लग रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि जो भी इसके इनपुट है, टायर का दाम कितना लग रहा है, पहिए का दाम कितना लग रहा है, और इन सब के पहले आपको देखना पड़ेगा पॉलीमर जो यूज किया जा रहा है उस पॉलीमर का पैसा कितना है। लेकिन क्या जीडीपी में कहीं पर भी आपको यह पता चला कि अल्टीमेटली इसका प्राइस कितना लगा, इसका प्राइस कितना लगा, इसका प्राइस कितना लगा, क्या पता है? नहीं। आपने क्या किया, केवल और केवल कार की प्राइस देखी। प्राइस देखने के बाद आपने कहा फटाफट कि हाँ ठीक है, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन यही जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन आपने क्या है, ये प्राइस आखिर में इतनी है तो क्यों है, ये आपने नहीं पता चल पाया। इनफैक्ट एमआरएफ की टायर लगा रहे हैं या किसी और कंपनी की टायर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं पता। तो जब आप इंडिविजुअल लेवल पे देखना शुरू करेंगे तब आप कहेंगे ओहो खेल ये है, यहां पर ये वाली जो है जो सब्जेक्ट है वो कम पड़ गया है, यहां पर कमी है, यहां पर बैकवर्डनेस है। तो ये जो बैकवर्डनेस चेक करने का तरीका होता है इसको बुलाता है वैल्यू एडिशन। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, यहां पर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, यहां पर कुछ वैल्यू एडिशन हुआ, और इन सब वैल्यू एडिशन को जब एक साथ जोड़ दिया जाएगा इसको बुलाया जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन। मतलब कि हर एक इंडिविजुअल लेवल पे वैल्यू को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है उसी को बुलाता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो जीवीए इज इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मेट्रिक दैट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सब्सिडियरी, मतलब इंडिविजुअल कंपनी और म्युनिसिपैलिटी टू एन इकोनॉमी। क्लियर हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस। तो व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें बैकवर्डनेस चीजें जो होती है, बैकवर्डनेस की चीज को हमें देखना है। तो बैकवर्डनेस हमें देखना है कहां पर किस सेक्टर में है, तो हम लोग वहां पर देखने के लिए हम लोग जीवीए निकाल लेते हैं। क्वेश्चन ये होता है कि 2015 वाली चीज क्या हुई थी। हुआ क्या था कि हम लोगों ने जीडीपी की जगह पर हम लोगों ने जीवीए यूज करना शुरू कर दिया टू कंपेयर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया था। यहां पर भी क्या होता है, वही सेम होता है, जीवीए एट फैक्टर प्राइस, जीवीए एट मार्केट प्राइस, ठीक है, जीवीए एट जो भी आपका बेसिक प्राइस होता है, सारा का सारा सेम चीज है। मार्केट प्राइस में यहां पर क्या है, अगेन यहां पर क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है, केवल और केवल प्रोडक्शन कॉस्ट लगी है। तो प्रोडक्शन यहां पर बेसिकली क्या लगता था बेसिक प्राइस पे, प्रोडक्शन सब्सिडी या फिर प्रोडक्शन टैक्स। इस लेवल पे ये सब छोटे छोटे लेवल पे छोटे, अब जैसे मान लीजिए यूरिया यूज करना है तो यूरिया पे सब्सिडी तो है, तो एक ग्रॉस वैल्यू एडेड में क्या है, सब्सिडी वगैरह देख लिया जाएगा। तो यहां पर क्या है, प्रोडक्शन की जा रही है इसलिए प्रोडक्शन टैक्स लगता था। फैक्टर प्राइस में जब आप आएंगे तो यहां पर लग जाएगा क्या, प्रोडक्ट सब्सिडी या फिर प्रोडक्ट टैक्स। यहां पर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी वगैरह इंक्लूड करना होता है वो मार्केट प्राइस पे इंक्लूड कर लिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? तो खैर इसको जानने की जरूरत नहीं है, ये 2015 पुराना कंसेप्ट है तो आप छोड़ सकते हैं इसको। बाकी जो होता है इसका जीस्ट ऑफ द पॉइंट जो है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्रोडक्शन के टाइम पे जो हमारी बेसिक कॉस्ट लगती है, और प्रोडक्शन के बाद जब आगे बढ़ता है प्रोसेसिंग के दौरान में फैक्चर कॉस्ट लगती है, और मार्केट के दौरान में मार्केट प्राइस लग जाती है। इस तरीके से ये सीन हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई वी हैव कन्वर्टेड जीवीए इसलिए क्योंकि हम लोग इकोनॉमी को कंपेयर करना चाहते थे तो ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से कंपेयर हो पाए, इसके लिए हम लोगों ने ये काम किया था। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन उठता है कि हम लोगों ने पलटी क्यों मार दिया, मतलब 2017 में अगेन हम लोगों ने फ्लिप ऑफ करके रोल बैक करके वापस से हम लोगों ने जीडीपी ले लिया। क्यों जीडीपी ले लिया था? क्योंकि भाई सारी जो बाकी की कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्री जितने भी हैं, वो सब के सब जीडीपी ही निकालती हैं, पब्लिश करती हैं। अब हम लोग अपना जीवीए निकाल के करेंगे क्या, जब हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप बता नहीं पाएंगे कि हम 5th लेवल की इकोनॉमी बन चुके हैं, हम लोगों ने फ्रांस और यूके को पीछे कर दिया है। तो जीडीपी भी फिर से वापस से निकालना शुरू हुआ, लेकिन जीवीए को छोड़ा नहीं गया, जीवीए को भी निकाला गया, और ये निकाला गया केवल और केवल अपने लिए कि हम इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे और इंप्रूवमेंट करेंगे। तो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में मैंने सारा कुछ डिस्कस भी किया है, तो इकोनॉमिक सर्वे जिन लोगों ने नहीं देखा है वो सारे लोग जाकर के देख सकते हैं, काफी कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आपको एक जीवीए का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा क्या है जीवीए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बात किया गया है कि क्या चीज है, आगे बात किया गया है जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी का मतलब हो गया जो भी जीवीए लिया गया है
प्लस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट माइनस सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट। तो ये चीज ऑलरेडी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो आपने वैल्यू एडिशन कर लिया, वैल्यू एडिशन करने के बाद आपने जो टैक्स दिया है, प्रोडक्ट टैक्स दिया है, प्रोडक्ट पे जो टैक्स दिया हुआ है माइनस जो भी आपने सब्सिडी वगैरह ली हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये हो जाती है जीडीपी में। तो ये बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत आराम से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। सेम वही चीज एनडीपी और एनएनपी में भी आ जाएगा, क्योंकि जीडीपी अब एनडीपी एनएनपी क्यों नहीं लिया रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें क्या है, केवल और केवल आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है और सारी वैल्यू सेम हो गई है। तो यहां जो कंसेप्ट इन दोनों के बीच में होगा, जीडीपी एनएनपी के बीच में, सॉरी एनडीपी के बीच में, सेम वही कंसेप्ट आप एनडीपी और एनएनपी के बीच में भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है, इट इज द जीडीपी हम लोगों ने देख ही लिया था, केवल और केवल इंडिया के टेरिटरी के अंदर में, चाहे इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, उनके द्वारा जो भी ऐड किया जाएगा सारा का सारा जुड़ेगा। एनएनपी में हम लोगों ने क्या देखा था, इंडिया की पब्लिक, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन में हो, लेकिन ये इंडिया की पब्लिक होनी चाहिए, जितना पैसा कमा रही है वो सारा का सारा जीएनपी में काउंट हो जाएगा। क्लियर। तो जीडीपी क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ नेशंस फाइनल डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। क्लियर हो गया, नेशन की फाइनल गुड्स, ठीक है। और यहां पर क्या है, वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज ओन्ड बाई, ठीक है, कौन सा बंदा है, कंट्री का बंदा है, चलो भाई जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया जीएनपी और जीडीपी में मतलब क्या है, अंतर क्या है। जीडीपी में क्या हो जाएगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग जोड़ दिया जाएगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जोड़ दिया जाएगी, इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया जाएगा और नेट एक्सपोर्ट देख लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंट्री की जीडीपी के अंदर की बात हो रही है, कंट्री के टेरिटरी के अंदर की बात हो रही है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा, चाहे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में हो, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, सब कुछ। एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं जरा, एनएनपी के बारे में देख लीजिए क्या होगा, जीडीपी को जोड़ दिया जाएगा, नेट रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दिया जाएगा, माइनस नेट पेमेंट, मतलब कि यहां पर बेसिकली देख लिया जाएगा कि जीडीपी में कौन सा बंदा इंडिया का काम कर रहा है उसको जोड़ लिया जाएगा, जो बाहर का बंदा होगा उसको निकाल दिया जाएगा। देखिए नेट पेमेंट आउटफ्लो टू फॉरेन एसेट हटा दिया जाएगा। क्लियर है। बाकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज लोकल इकोनॉमी, क्योंकि यहां पर इंप्लॉयमेंट वगैरह जो होती है, जनरेट होती है, वो लोकल पब्लिक के लिए ही होती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर देखा जाता है कि कंट्री इकोनॉमिकली कैसा काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली जो पैसा है पूरा कंट्री को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो फॉरेक्स की वैल्यू या कह सकते हैं रूपी की जो एक्सचेंज वैल्यू होती है वो पूरी की पूरी इसी पे डिपेंडेंट हो जाती है। क्लियर हो गया। जीडीपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ग्लोबल इकोनॉमीज, काफी ज्यादा रेगुलरली यूज की जाती है, इसलिए कंपेयर करने के लिए हम लोग यही आइटम रखे हुए हैं। जीएनपी नॉट यूज्ड मच बाय ग्लोबल इकोनॉमीज, जितने डेवलपिंग होते हैं केवल और केवल वही निकाल के रखे होते हैं, तो इस वजह से हम लोग जीएनपी निकालते हैं। क्लियर हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या है, काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो बाकी जीडीपी और जीवीए के बीच में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताया गया है, देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए कि इट इज द सम ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जो भी चीजें हम लोगों ने पहले देखी है वो चीज लिख दी गई है। बाकी जीवीए क्या है, ये क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे है या कह सकते हैं सब्सिडियरी लेवल पे है। तो हम लोग क्या है देख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स द रूपी वैल्यू, ठीक है, रूपी वैल्यू मतलब कॉस्ट वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल दैट हैव गॉन इनटू द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे जब भी आप बात कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू को जीवीए बोल दिया जाता है। समझ में आ गया क्या चीज है। तो ये हम लोगों ने अगेन यहाँ पर काफी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया, जीडीपी के बारे में, जीवीए के बारे में, एनएनडीपी, एनवीए के बारे में, तो हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस किया। आप लोग इसको रिवीजन करिएगा। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम की चैनल नीचे दी हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी कुछ अदर प्लेलिस्ट भी दी गई अदर कोर्सेज के लिए, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने 2 बजे वाली वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड आस्क योर डाउट्स देयर, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।